सीलोम तक कंप्लीट हो गया है ना। सेगमेंटेशन, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट, टुकड़े, है ना। सेगमेंटेशन, ठीक है। देखो सेगमेंटेशन में एनसीईआरटी क्या डेफिनेशन देती है? In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetitions of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segments. देखो सेगमेंटेशन यानी टुकड़े। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, क्या बोले अपन ने, जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी इस तरीके से सेगमेंट यानी टुकड़ों में डिवाइडेड है, उसके अंदर बोलेंगे अपन सेगमेंटेशन प्रेजेंट है करके। बात समझ पा रहे तुम? तो टुकड़े बोले तो क्या है? देखो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज डिवाइड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली भी डिवाइड होना और इंटरनली भी, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से तुमको ऐसा निशान दिख रहे बॉडी के ऊपर तो तुमने बोल दिए ये सेगमेंटेड बॉडी। जैसे तुमने सांप देखे, जैसे सांप देखे तो सांप की बॉडी थोड़ा डिवाइडेड रहती है टुकड़ों टुकड़ों में। उससे भी अच्छा एग्जाम्पल अर्थवर्म अपना। अर्थवर्म एनसीईआरटी भी उसको एग्जाम्पल देती, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरीके से टुकड़ों में डिवाइडेड है ना। ऐसे उसके ऊपर स्कार रहते हैं, ऐसे निशान रहते हैं उसके ऊपर। इसका मतलब बाहर से तो उसकी बॉडी डिवाइडेड है ही, अंदर से डिवाइडेड होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक अर्थवर्म में अगर कोई एक ऑर्गन मानते हैं, चलो है फॉर एग्जांपल क्या मानते बोलो, हार्ट। तो हार्ट इसका पूरा अलग रहता है, ठीक है। चलो इसमें हार्ट रहता भी, चलो अपन बोलते हैं फॉर एग्जांपल इसमें प्रोटोनेफ्रॉन, प्रोटोनेफ्रिडिया रहते ना इसमें। हाँ, तो प्रोटोनेफ्रिडिया इस जगह पर है, फॉर एग्जांपल 10th सेगमेंट में इसके प्रोटोनेफ्रिडिया है, ठीक है, यहाँ पर इस अर्थवर्म में। तो जो दूसरा अर्थवर्म रहेगा उसमें भी 10th सेगमेंट पर ही प्रोटोनेफ्रिडिया रहेगा। इसमें नेफ्रिडिया रहते हैं ना, सॉरी हाँ नेफ्रिडिया। तो इसमें नेफ्रिडिया, इसमें भी नेफ्रिडिया, सही है। चलो तो यहाँ पर भी 10th सेगमेंट में क्या रहेगा? नेफ्रिडिया रहेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नली तो डिवाइडेड है ही, साथ साथ इंटरनली भी अगर एक अर्थवर्म में कोई ऑर्गन 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है तो दूसरा भी, यानी ऑर्गन की पोजीशन फिक्स हो गई। क्या बोले अपन ने? ऑर्गन की पोजीशन फिक्स हो गई। इंटरनली बात करें तो ऑर्गन की अगर पोजीशन फिक्स है, जो टुकड़े में यहाँ पर नेफ्रिडिया है वही टुकड़े में वही सेगमेंट में यहाँ पर भी नेफ्रिडिया है, तो इसको बोलते हैं अपन सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको? सेगमेंटेशन। यानी ऑर्गेनम की बॉडी एकदम एक पर्टिकुलर एकदम ऐसा खाके 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 इस तरीके से डिवाइडेड रहती है, और बाहर से भी अंदर से भी एकदम मुंतजिम निजाम के साथ में बनाई भी रहती है। क्या ऐसा किधर भी कुछ भी नहीं, जहां पर फिक्स्ड हो गया कि भाई पोजीशन ये रहने वाली है, तो हर ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गन की पोजीशन वही रहेगी। इसी को बोलते हैं अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इंटरनली भी हो और एक्सटर्नली भी हो, ठीक है। चलो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन, सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन। यानी वो जो सेगमेंट है, वो जो रिपीटेशन है, एटलीस्ट कुछ ऑर्गन तक तो चलना चाहिए बोलते। यानी देखो फॉर एग्जांपल पूरी बॉडी का देखो, जैसे अर्थवर्म है तो अर्थवर्म की पूरी बॉडी इस तरीके से डिवाइडेड है, लेकिन अगर पूरी बॉडी नहीं भी रही, थोड़ी बहुत बॉडी के अंदर कुछ पार्ट फॉर एग्जांपल डिवाइडेड रहा तब भी चल जाएगा, है ना। बॉडी के कुछ पार्ट भी अगर सेगमेंट में डिवाइडेड रहे तब भी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में हेड तो डिवाइड नहीं रहता है ना, लेकिन ये जो थोरैक्स, ये जो रीजन रहता है अपना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिवाइड रहता है, एब्डोमेन, फिर ये इस तरीके से थोड़ा डिवाइड। तुमने अपने पेट पर भी थोड़े बहुत निशान देखे होंगे ऐसे, है ना, सेगमेंट के निशान देखे होंगे तुमने, देखना कभी। अपन पैक्स बोलते हैं ना, रहता ना। हाँ, तो वो क्या रहते हैं जनरली, वो सेगमेंट ही रहता है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या, अपन भी क्या है? सेगमेंटेड एनिमल्स। क्या है? सेगमेंटेड। फॉर एग्जांपल एक इंसान के अंदर हार्ट जहां पर फिक्स्ड है, तो दुनिया के कोई भी दूसरे इंसान के अंदर हार्ट वहीं पर फिक्स है। इसका मतलब क्या है? इंटरनली भी हमारी बॉडी डिवाइडेड है, इंटरनली तो डिवाइडेड है ही हमारी बॉडी, एक्सटर्नली भी कुछ निशान हमको यहाँ दिख जाते हैं, है ना। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, एब्स बोलते हैं उसको, पैक्स बोलते हैं ना, सिक्स पैक। तो वो क्या रहता है? वो सेगमेंट ही है एक तरीके के, ठीक है। तो दो ऑर्गेनिज्म, देखो दो ऑर्गेनिज्म से दो बड़े बड़े ग्रुप हमने याद कर लेने, ये और ये। तीसरा ऑर्गेनिज्म हमारा कॉकरोच। कॉकरोच को देखे कभी पलटा के, उल्टी तरफ से देखे कॉकरोच को, हाँ, उसकी बॉडी भी क्या रहती है? उसका एब्डोमेन जो रहता उसमें 10 सेगमेंट है। अब तो अपने को डिलीट हो गया हो, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं ना। देखो ये क्या है? सेगमेंट है, ये जो निशान है उसके ऊपर,
यानी खास बात ये कि एक्सटर्नली भी कुछ निशान हमको दिख जाते हैं, जिनमें एक्सटर्नली दिख गए इंटरनली तो सवाल ही नहीं आता फिर, है ना। यानी इनके अंदर जो ऑर्गन है उसकी पोजीशन फिक्स रहेंगी, वो हमेशा उसी सेगमेंट में मिल जाएगा। तुमको कोई ऑर्गन के लिए देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है, फॉर एग्जांपल टेस्टिस ओवरीज, तो चले जाओ 6 सेगमेंट 4 सेगमेंट 2 6 सेगमेंट, ऐसा हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कैसे कर सकते हैं, हमारी खुद की बॉडी में अपन बोलते हैं कि स्कैपुला की पोजीशन सेकंड रिब से लेकर तो 7 तक के बोलते, किडनी की पोजीशन विद द हेल्प ऑफ रिब अपन डिफाइन करते। क्यों कर पाते, क्योंकि सारे सारे एनिमल्स के अंदर वो किडनी वहीं पर सिचुएटेड है। तो सेगमेंटेड एनिमल होने का ये फायदा है। समझ पा रहे हैं तुम बात, कि पोजीशन ऑफ ऑर्गन फिक्स है थी, ठीक। और ये लाइन समझ में आई, एटलीस्ट सम ऑर्गन तक के बोलने का मतलब सीरियल रिपीटेशन, यानी इस तरीके का रिपीटेशन, इस तरीके के सेगमेंट टुकड़े टुकड़े पूरी बॉडी में नहीं भी चलता, एटलीस्ट सम ऑर्गन तक के होना बहुत जरूरी है ना। पूरी बॉडी में रहेंगे तो नहीं भी चलता, लेकिन एटलीस्ट सम ऑर्गन तक के होना बहुत जरूरी है। इंटरनल होता अंदर से, ये ऑर्गेनिज्म में जाइए ऑर्गन प्रेजेंट वो ऑर्गेनिज्म में वही, हाँ बिल्कुल उसको इंटरनली मानते हैं। इंटरनली तो अपने को निशान निशान ऐसा कुछ लिखे नहीं ना, एक्सटर्नली तो अपने को निशान से समझ में आ रहा। तो इंटरनली हम कैसा बोलेंगे कि सेगमेंटेड है, डिवाइडेड है करके, यानी जो और हाँ ऑर्गन सिचुएटेड होना एकदम फिक्स्ड। ऑर्गन अगर फिक्स रहा तो उसको क्या बोलेंगे वो इंटरनली भी डिवाइडेड है करके, ठीक है। तो इस तरीके का सेगमेंटेशन देखो, अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो 3 हमारे पास ग्रुप सेगमेंटेड है। सेगमेंटेशन के बारे में ना, सेगमेंटेशन और उसके अलावा बाकी बारे सारे जिनके अंदर सेगमेंट अपसेट है। देखो ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट है, मेटामेरिक। देखो पूरी की पूरी एनालिट आ गई उसके अंदर, है ना, कुछ नहीं सारे के सारे आर्थ्रोपोड आ गए। देखो तितली देखेंगे, तितली तो वो क्या रहती है अपने लार्वल स्टेज के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, कैटरपिलर। वो इल्ली रहती है, वो भी डिवाइडेड रहती है ऐसी, है ना। तो इसका मतलब अगर तुम ऑर्थ्रोपोड को भी देखे तो पूरे के पूरे ऑर्थ्रोपोड क्या रहते हैं, उनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन रहता है। हाँ बिल्कुल, ऑर्थ्रोपोड और कॉर्डेट्स, क्या बोले अपन ने, कॉर्डेट्स किसको बोलेंगे, हाँ जिसके पास में नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम नहीं, वर्टिब्रल कॉलम होने पर वर्टिब्रेट्स बोलते हो, समझ में। तो कॉर्डेट्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम वाले भी आ गए, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो भी आगे, सब आगे इसमें। तो कॉर्डेट्स एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। तो सारे के सारे कॉर्डेट्स भी क्या रहते हैं, सेगमेंटेड रहते, क्या रहते हैं, सेगमेंटेड रहते। ठीक है चलो आई बात समझ। और इसके अलावा जितने पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा और इथाइनोडर्मेटा सारे के सारे क्या रहेंगे, नॉन सेगमेंटेड, इनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है चलो तो अब देखो उसके बाद में क्या है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी यहाँ पर हमने जितने फीचर्स पढ़े, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड बाकी अपने है ना। देखो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। यानी कुछ एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या है ना, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना था। रॉड बोले तो अपने लोहे की रॉड देखे ना, बस उस तरीके का स्ट्रक्चर। तो मीजोडर्म से अपने पास 3 ले रहे थे, कौन से, एक्टो, मीजो और एंडो, है ना, एंडो। तो इस मीजोडर्म से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डिराइव हुआ था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इसका काम क्या था जनरली, सपोर्ट प्रोटेक्शन। रॉड लाइक है तो करेगा क्या, हाँ एम्ब्रियो को, है ना, थोड़ी मजबूती पकड़ देना, है ना, कड़क जैसे कड़क आएंगे ना, अब ये रॉड लाइक है तो रॉड क्या करेंगे, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, एक रिजिडिटी, रिजिडिटी बोले तो सख्त, है ना, इस तरीके से। तो देखो नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, यानी मेसोडर्म से डिराइव्ड ऑर्गन है, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी अभी जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी है, अभी हमारे जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, बस वही था नोटोकॉर्ड, और उसी से हमारी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है ना। तो जितने सारे फीचर है सब अपन इससे मान सकते हैं। बस इतना करना है अपने को कि रीढ़ की हड्डी जो अपनी वर्टिब्रा तो अपन ने पढ़ लिया ना कैसे रहता है, तो लेकिन ये रॉड लाइक रहेगा, है ना। तो जो जिससे बना अपना वर्टिब्रल कॉलम, तो वो क्या था, पहले वो रॉड लाइक था, बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में जिस भी शेप में भी है हमारा वर्टिब्रा, उस शेप में वो कन्वर्ट हो गया बाद में, है ना, इस तरीके के। तो अभी पहले, इससे पहले जब वो बना हुआ था तब रॉड लाइक, बस ये दोनों में फर्क है, बाकी सपोर्ट फंक्शन वंक्शन सब सारे सेम है उसके अंदर, ठीक है। तो बोले अपन ने रॉड लाइक डॉर्सली प्रेजेंट। अब देखो वर्टिब्रल कॉलम भी क्या है हमारे, डॉर्सल, पीछे की साइड में है ना, तो वर्टिब्रल कॉलम पीछे की साइड में, ये भी पीछे की साइड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स
एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन सबको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट। बस इसकी प्रेजेंट और अब्सेंट कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट को डिफाइन करते हैं। अगर ये है चाहे कितने भी देर के लिए रहो, अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे उसको? कॉर्डेट। और अगर ये नहीं है, इसके अलावा इसके जैसा भी कोई है, तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन? नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलेंगे अपन? बोलो, नॉन कॉर्डेट्स। वाई डू नॉट नॉन कॉर्डेट्स है ना, नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म्स दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। एग्जांपल पोरिफेरा टू इखायोडर्माटा। तो पोरिफेरा टू हेमिकॉर्डेटा के नॉन कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डाटा इसका मतलब क्या है? कॉर्डेटा। उसमें कॉर्डेटा कॉर्डेट्स। हेमी का मतलब क्या था? आधा। आधा आधा कॉर्डेट्स तो बोलते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में वो भी नॉन कॉर्डेट्स। समझे ना? ये टू स्टेज के अंदर इसने क्या करा? इखाइनोडर्मेटा तक बोला, लेकिन एक्चुअल में हेमिकॉर्डेटा भी क्या है? नॉन कॉर्डेट्स ही है। क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा गया जो नोटोकॉर्ड जैसा था, लेकिन एक्चुअल में वो नोटोकॉर्ड नहीं था। अब एक्चुअल में नहीं है तो फिर क्यों बोलेंगे वो? तो गलती से उसको हेमिकॉर्डेटा बोल दिया गया कि आधा कॉर्डेट आधा नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो नॉन कॉर्डेट्स ही है। ठीक है, चलो। अब अपन ने अभी तक जितने फीचर पढ़े, सीलोम, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, इन सारों की बेसिस पर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। देखो सब तुमने क्या करना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, ये स्ट्रक्चर देखते जाना, और कौन से एनिमल्स में कैसा कैसा है वो देखते चले जाना। ठीक है ना? तो देखो अगर तुमको ये थोड़े बहुत फीचर्स अच्छे से याद रहे, और जो मैंने अभी तक लिखा है ना तुम्हारे को, जो सीक्वेंस और ये जिससे मैंने अभी सेगमेंट में लिखा है कि 3 तुमने अगर यही याद कर लिए तो बाद में तुम कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी हर लाइन में एक लाइन स्पेशल सेगमेंट के लिए लिखेंगे, 2-3 लाइन सीलोम के लिए लिखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक में 2 लाइन खराब करेंगे। तो अगर तुम अभी याद कर लेते हो, और एनसीईआरटी ने सिर्फ अभी जो एग्जांपल दिया वो रेफरेंस के लिए दिया, क्या दिया? ऐसे यहाँ पर सेगमेंटेशन के अंदर कौन सा एग्जांपल दिया अपने को? अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म का, लेकिन एक्चुअल में देखा तो पूरे एनिमल किंगडम का अपन ने निकाल कर पहले रख दिए कि अर्थवॉर्म में भी रहती, कॉर्डेट्स में भी, और अर्थ्रोपोड्स में भी। तो अगर तुम अभी यही याद कर लेते तो बाद में तुमको आसानी जाएंगे, क्योंकि फिर वो लाइंस की फॉर्म में याद करना मुश्किल जाता है। तो अपन ने जितना भी सेपरेट करके लिखे ना हर फीचर के बारे में, वो सारा यही याद कर लो, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आती अपनी। ठीक है, चलो। तो देखो ये जो क्लासिफिकेशन की हुई है, देखो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन ने पढ़े थे, है ना? तो अपन ने क्या बात करे थे कि पोरिफेरा क्या था? देखो पोरिफेरा अपना सेल्यूलर, है ना? उसके बाद में सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये दोनों भी टिश्यू लेवल। उसके बाद के सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है ना? बिल्कुल। तो पोरिफेरा को उसने एकदम अलग कर दिया, सबसे अलग, क्योंकि उसमें सेल है सिर्फ, और बाकी सबको टिश्यू ऑर्गन सबको एक साथ रख लिया है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद करें सिमेट्री की बात, तो सिमेट्री में देखो मोस्टली पोरिफेरा क्या रहते हैं? एसिमेट्रिक, कुछ क्या रहते हैं? रेडियल। तो टेंशन नहीं लेना है रेडियल का, मोस्टली तो एसिमेट्रिक रहते ही ना। ठीक है, देखो उसके बाद में अब दूसरे ऑर्गेनिज्म की इन सब की बात करें तो इनमें 2 तरीके की सिमेट्री है। कौन सी? एक तो रेडियल, एक बायलैटरल। रेडियल सिमेट्री पहले 2 में है, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर, है ना, जो स्फेरिकल इस तरीके से जो रहेंगे। एनसीईआरटी क्या बोलती है? किसी भी प्लेन से, देखो 2 डेफिनेशन है उसकी रेडियल की। एक डेफिनेशन क्या है? अगर एक से ज्यादा प्लेन से तुम काट पाए तो उसको भी रेडियल बोल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी कौन सी डेफिनेशन के साथ जाती है? एनी प्लेन। तो बोलती किधर से भी काटो, यानी वो एक स्फेरिकल मानती है। ऐसी बॉडी जो स्फेरिकल है, तो उसको अगर किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो 2 ही इक्वल पार्ट में टूटेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियल सिमेट्री। अब उसके बाद क्या बोला, देखो कौन कौन है उसके अंदर? टिनोफोरा और सीलेंट्रेटा है, और इखाइनोडर्म, अडल्ट इखाइनोडर्म्स भी रेडियल सिमेट्री है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या करी? सिर्फ सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा लिखे, लेकिन इसमें अडल्ट इखाइनोडर्म्स भी आ जाएंगे। देखो नीचे स्टार करके दिया ना, एक्चुअल में वो बायलैटरल सिमेट्री है कि नहीं है? उसको बायलैटरल सिमेट्री में दे दिया, लेकिन है कि वो नहीं है? स्टार करके देने का मकसद ये है कि वो उसमें सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री में इकाइनोडर्म्स के लार्वा आएंगे। क्या आएंगे बोलो? इकाइनोडर्म के लार्वल स्टेज आएंगे। उसकी जो अडल्ट स्टेज है वो कहां पर नहीं आएंगी? वो बायलैटरल सिमेट्री नहीं रहेंगी। तुमने जब मैंने बात करा था तो तुमने इसी की तो एग्जांपल लिए थे। देखो तुम ना ही सीलेंट्रेटा को जानते थे ना ही टिनोफोरा को। जब मैंने बोला था रेडियल सिमेट्री समझाया तो तुमको पूछा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको किधर से भी हम काट सकते हैं? तुमने बोला स्टारफिश, है ना? तो स्टारफिश क्या है? एक बच्चा है या अडल्ट है? अडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो अडल्ट इकाइनोडर्म्स कैसे होंगे? इसका मतलब रेडियल सिमेट्री। ठीक है, चलो। उसके बाद देखो बायलैटरल रहेगा, बिल्कुल। बॉडी कैविटी और सीलोम, बॉडी कैविटी और सीलोम, बॉडी कैविटी रहेगी या नहीं रहेगी? सिंपल बात वही है ना, सीलोमेट, एसोलोमेट, सूडोसिलोमेट। तो अपन ने क्या बोले थे?
एनालिडा से लेकर क्वाड्रेटा तक सारे के सारे सीलोमेट है ना। पोरिफेरा में तो सीलोम का छोड़ो, लेयर का भी जिक्र नहीं आता है। सीलेंटेटा टिनोफोरा के अंदर सिर्फ 2 ही लेयर था, डिप्लोब्लास्टिक, तो सीलोम का सवाल ही नहीं आता। 3 लेयर आती तो सीलोम का सोच सकते। तो प्लैटीहेलमिन्थेस वाहिद ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ए सीलोमेट रहते, ए सीलोम, ठीक है ना। तो ये स्पेशल फीचर किसका है, प्लैटीहेलमिन्थेस का, प्लैटीहेलमिन्थेस का। इसके बाद के जो एस्केलमिन्थेस है वो सूडोसीलोमेट, और बाद में पूरे के पूरे क्या है, सीलोमेट। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ऐसा तुमको याद रहना चाहिए। अगर तुमको ऐसा याद है तो फिर बाद में जब एनसीईआरटी लिखेंगी कि सीलोम प्रेजेंट है नहीं है तो फिर टेंशन ही नहीं, तुमको पहले से मालूम है। और एकदम स्पेसिफिकली अलग से तुमने याद रख लिए तो कंफ्यूज भी नहीं होता, नहीं तो यार इसमें तो दिया था इसमें नहीं दिया था, फिर तुमको हर इसमें से निकाल के लिखना पड़ेगा, स्पेसिफिक अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा, सीलोम इसमें है इसमें नहीं, इसमें है इसमें, ऐसा करना पड़ेगा। तुमने अभी याद कर लिए कि पहले के 3 उनमें तो बात ही नहीं कर सकते, 2 ही लेयर है और पहला पोरिफेरा तो गया। अब बाद में जो तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का प्लैटीहेलमिन्थेस, इसमें 3 लेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वो नहीं है ना, डॉट वॉट कुछ नहीं है इसके अंदर, एकदम प्लेन स्ट्रक्चर। लेमिनेशन है लेकिन अपनी कैसी है, साफ सूफ है, कोई भी एयर बबल नहीं आया। जैसे ही हम एस्केलमिन्थेस में गए तो थोड़े 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 एयर बबल आना चालू हो गए, है ना। सीलोम है लेकिन फॉल्स सीलोम, कैसे सीलोम बोलो, फॉल्स। और उसके बाद में एनालिडस है तो सीलोम प्रेजेंट है। तो कॉकरोच इसके जो अपने अर्थवॉर्म है उसके जो सारे ऑर्गन रखे हुए वो काय में रखे हुए, वही तो खाली जगह में रखे हुए ना, समझे बात। चलो एनालिड्स, तो सीलोम को भी क्लियर है ना, बॉडी कैविटी पहले में तो नहीं है, उसके बाद में इन दोनों में भी नहीं है, ए सीलोमेट है। प्लैटीहेलमिन्थेस में भी ए सीलोमेट है, एस्केलमिन्थेस सूडोसीलोमेट और बाकी सारे सीलोमेट, ठीक है। अब फाइलम के नाम वो भी याद कर लीजिए, पोरिफेरा, सीलेंटेरा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, बढ़िया। चलो अब मत आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया भी एखाइनोडर्माटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। तो ये ऐसी छुपी हुई लाइंस रहती है एनसीईआरटी, ये पूछ लेता। इस साल का क्वेश्चन भी एखाइनोडर्म्स पर ही था, इस साल का क्वेश्चन एखाइनोडर्म्स पर ही था। देखो फाइलम पोरिफेरा, अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, वो उसमें एग्जाम्पल 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 में रह जाते, लेकिन ऐसा जहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल में रहते ना, फिर वो एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं। एग्जाम्पल तो सभी याद कर लेंगे, तो तुमको भी याद करना है एग्जाम्पल, अपने को छोड़ना नहीं है, अपने को भी याद करना है। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आता, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिर्फ एग्जाम्पल पर डिपेंड नहीं करना है, स्टेटमेंट को भी गौर से पढ़ना कि कहाँ ट्विस्ट आ सकती है। कुछ स्टेटमेंट है इसमें जो घुमाते हैं ऐसे, है ना, वो देखने वाले अपन। और अपन देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत जोश से पढ़ते, एनिमल किंगडम को स्टार्टिंग में बहुत जोश से पढ़ते बच्चे, लेकिन स्टार्टिंग से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम, लास्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि लास्ट जाए जाए तक कि दिमाग का इतना कचरा हो जाता ना, क्या बोलते हैं यार बस बस। तो जब भी एनिमल किंगडम चालू करते बड़े इंतजाम समझिए पूरा फोड़ डालेंगे। तो पोरिफेरा, सीलेंटेरा सबको एकदम पक्का याद रहता, लेकिन लास्ट जाते जाते वो हेमिकॉर्डेटा के फीचर और कॉर्डेटा के और वो सब, हाँ तो वो ढीला नहीं होने। अब हम एक मरतबा तो सीधा पढ़ लेंगे, उसके बाद जब भी पढ़ेंगे तुम तो उल्टा पढ़ने की कोशिश करना। क्या करेंगे, उल्टा, क्योंकि सारी चीजें तो तुमको मालूम है। अगर अभी उल्टा पढ़ेंगे तो फिर तो तुमको समझ में नहीं आएगा कुछ, क्योंकि सारी चीजें लिंक जाएंगी ना, अपना ऐसा पहाड़ बनते जाएंगे इसका सीधा सीधा। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा कैसा लिंक है, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हमको समझ में आएगा कि भाई ऐसा ऐसा, यानी ऐसा इस तरीके से बनाए हुए ऑर्गेनिज्म ऐसा लगता कि ये लिए और उससे ऐसा मॉडिफाई करते चले, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले, इस तरीके से लगता फील आता। तो इसी इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया ना, यही सोच के नहीं यार कोई ना कोई लिंक है करके। अब पोरिफेरा अगर देखे तुम, पोरिफेरा तो पोरिफेरा का पूरे स्ट्रक्चर देखे थे उस दिन, देखे ना। तो घसनी जो आती है अपनी आंख घसने की, है ना, तो उसको बाथ स्पॉन भी बोलते, और बहुत सारे राजा महाराजा वो उसको एज अ घसनी यूज भी करते पोरिफेरा। तो पूरे फीचर जनरली उसके प्लांट जैसे हैं, वो कुछ जैसे कुछ रिएक्ट नहीं करता, तुम उसको काट दो मार दो कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्पंज जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन स्पंज अपना चौकोड़ा था वैसा स्पंज नहीं, एक बॉटल शेप का स्पंज स्ट्रक्चर है। मोबाइल है ना, निकालो एक मरतबा पोरिफेरा देखो उसके अंदर, देखो ले ली। उसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, हर जो फाइलम है ना उसके थोड़ा वो देखेंगे स्ट्रक्चर और उसका कैसा दिखता, तो फिर उससे बहुत सारी प्रॉपर्टी पहले याद है। अब तुमको ये बोल दिया मैंने कि वो स्पंज जैसा है ना, उसके बाद में मैंने बोल दिया कि बॉटल जैसा स्ट्रक्चर रहता थोड़ा बहुत, तो वो बॉटल वाले को ही अपन रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। वैसा देखो दिखाओ उसको, हमने देखे थे सीलोम नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं ना, वैसे घास जैसा देखो थोड़ा थोड़ा घास जैसा फील आता ना, ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर के लिए तो ऐसा लगता है घास है करके हो, प्लांट है करके हो। ये ऑर्गेनिज्म है अपना पोरिफेरा, जानदार है। जानवर तो सभी, जानदार तो सभी रहते हैं, जानवर है
है ना, एनिमल में रहेगा। आई बात, चलो देखो, पॉरीफेरा, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। उसी स्ट्रक्चर की वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पॉन्ज, स्पंज जैसा अपना, ठीक है। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। आ गई बात, जनरली मराइन। अब देखो इसमें तुम वो नहीं याद रखते बेटा, देखो जनरली मराइन बोला ना, हमको कौन सा याद रखना है, क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिवली, जो यहाँ पर वर्ड आएगा ना एक्सटेंसिवली करके, यानी हाँ मेन नहीं, एक्सटेंसिवली बोले तो खास तौर पर खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे, तो उनको बहुत अच्छे से याद रखना है अपने को, समझ पा रहे। देखो हैबिटाट के अंदर सिर्फ एक ही चीज का गौर करना है, एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली, है ना, पढ़े थे ना एक्सटेंसिवली वर्ड पढ़ चुके अपन लिविंग वर्ड के अंदर। हाँ जैसे जनरली बोला, मोस्टली बोला, उसको इग्नोर करो, क्योंकि इतने हर किसी का हैबिटाट उसने गिवन है, और हैबिटाट से पूछने के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं और इतनी फुर्सत भी नहीं है कि हैबिटाट तुमसे पूछ ले। हाँ पूछ सकता, क्योंकि कौन सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में, यानी कौन सिर्फ और सिर्फ समंदर में मिलेंगे, तो ऐसे एनिमल्स से पूछने के चांस है। अब वहां पर भी मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे, अरे मिलने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, तुमने एक मरतबा पढ़ लिया, काम खत्म। हाँ ऐसा नहीं है, जनरली क्या बोले उन्होंने, देखो क्या बोले उन्होंने, मेंबर्स दे आर जनरली मराइन, यानी जनरली आमतौर पे उसमें रहते हैं, सिर्फ मराइन में मिलते नहीं, वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। हाँ तो अब देखो मैं जो चीज को तुमको नहीं बोल रहा, फॉर एग्जांपल कि इसको ज्यादा फोर्स मत करो, तो उसको छोड़ सकते हैं, नहीं तुम आगे एक मरतबा पढ़ो और आगे बढ़ो, है ना, क्योंकि उसमें अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे यहीं अटक जाते हैं गाड़ी कि नहीं अब हैबिटाट रखना है, हैबिटाट रखने के चक्कर में आगे की चीजें तो वाकई कॉन्सेप्चुअल रहती और याद रखना पड़ता। अब तुमको हैबिटाट याद है और उसके आगे के फीचर ही याद नहीं, तो क्या करेंगे तुम, ला लेंगे उसको उठा के वहां से, नहीं, समझ पा रहे ना। तो मेन आगे के फीचर याद रखना बहुत जरूरी है अपने, समझे। हैबिटाट जो इंपॉर्टेंट मैं दिखा दूंगा तुमको, बस इतने उनके हैबिट बाद में पढ़ना हैबिटाट, ठीक है। चलो तो देखो इससे कभी भी ऐसा नहीं जो क्वेश्चन आएगा जनरली है या फिर मोस्टली नहीं, हैबिटाट पे क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो एग्जाम निकाल वो नीट एग्जाम है ना, मामूली से ये ऐसा अटपटा कुछ भी क्वेश्चन एमआर का बना के दे देगा नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर एक बेसिक रहेगा कि भाई कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो तुम्हारा पूरा सबक निचोड़ देंगे। वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि उससे ये समझ में आएगा तुम्हारे को पूरा चैप्टर याद है या नहीं, अगर वो क्वेश्चन तुमने समझ लिया इसका मतलब तुमको पूरा सबक याद है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाए इसका मतलब सबक याद नहीं था। चलो तो दे आर जनरली मरीन, चलो जनरली मरीन को छोड़ दो, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये तो पढ़ लिया अपने, एसिमेट्रिकल ये पढ़े ना रेडियल सिमेट्री में। तो यानी देखो जहां तक अपने फीचर पढ़ाए गए ना स्टार्टिंग में, वो फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन के साथ में फीचर दिए गए ना देखो, सीलोम, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर एनिमल का मालूम होना जरूरी है। उसके अलावा जो बहुत सारे जैसे हैबिटाट तो पढ़ाया नहीं, तो हैबिटाट तुमने नहीं भी याद रखे, कुछ स्पेसिफिक 3-4 फाइलर में उनके हैबिटाट याद रखे काफी है, समझ पाए। चलो most they are asymmetric animals, these are primitively multicellular animals and have cellular level of organization। primitive multicellular यानी सबसे पहले यही है, यानी सबसे पहले सबसे पुराने, या फिर तुम बोल सकते हैं कि सबसे इनिशियल लेवल के मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म यही है, इन्हीं के अंदर से मल्टीसेल का ट्रेंड चालू हुआ। और सबसे प्रिमिटिव है इसका मतलब सबसे कम डेवलप है, मल्टीसेल तो है लेकिन सेल भी ऐसे है बस आके बस जुड़े, एक झुंड बना है, कोई सिस्टम नहीं बना, कोई बॉन्डिंग नहीं है उनके बीच में, बस आके बस एक जगह खड़े हो गए ऐसे, और उसको ही मल्टीसेल बोल दिया, उसको ऑर्गेनिज्म, उसको ही एनिमल मान लिया अपन, है ना। तो मोस्ट प्रिमिटिव बोलने का मतलब क्या है, हाँ शुरुआती, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई एडवांस फीचर नहीं है, एकदम बुनियादी शुरुआती है, लेकिन मल्टी सेल है। क्या है खास बात, मल्टी सेल है। हाँ बस इनिशियल लेवल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बिल्कुल, यानी शुरुआत हुई थी वहां से। अब जब शुरुआत होती, जब भी किसी भी सिस्टम की किसी भी चीज की जब शुरुआत होती, तो उसमें बहुत सारे काम करना बाकी रहते हैं, उतना एडवांस नहीं रहता, लेकिन शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। चलो these are primitive multicellular animals and have cellular level of organization। sponges have a water transport और canal system। sponges में क्या रहेंगे बोलते वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इसके पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना। देखो ऐसा होलोजोइक नहीं, हाँ होलोजोइक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सब में एनिमल में रहता हो। देखो ये था कैनाल सिस्टम, यानी कैनाल यानी नहर नाली इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो स्पंज में कैसा रहता है, छोटे छोटे सुराख, उसके थ्रू पानी एंटर कर सकता, तो उसी पर से इसका भी नाम पड़ा। देखो यहाँ पर भी क्या रहेगा, कैनाल सिस्टम, जिसके थ्रू पानी एंटर कर सकता है। चल देखो ये उसका फीचर है, ऐसा पूछेगा जो वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन, तुमको बोलना पड़ेगा, है ना, स्पॉन्जेस में।
स्पॉन्जेस हैव अ वाटर, देखो क्या बोला, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इस पोर को? ऑस्टिया। ये ऑस्टिया, ये स्पॉन्जोसील, और ये बड़ा सा जो मुंह है उसका, वो क्या है बोलो? नहीं नहीं, ऑस्क्यूलम। क्या है वो? ऑस्क्यूलम। हाँ, तो पानी कहाँ से इंटर लिया? यहाँ से। H2O अपना वाटर यहाँ से एंटर लिया, वाटर के साथ में बिल्कुल ऑस्ट्रिया से एंटर लिया। ये सारी तरफ ऑस्ट्रिया 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 है ना। यहाँ से वाटर ने एंटर लिया, एंटर लेने के बाद में इस कैविटी में आया। इस कैविटी में वाटर में जितने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया, ये वो सारी चीजें, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिए गए। इसके सेल ने उसको पकड़ के खा लिया, और वाटर यहाँ से साफ, यानी इसमें से जो चीज इसको लेना था वो ले लिया, मिनरल्स, जो भी केमिकल वगैरह जो भी इसको लेना था, जो भी रिक्वायर्ड थे, सारे ले लिया। उसके बाद में पानी को यहाँ से बाहर रिलीज कर दिया। स्पॉन्ज कौन? स्पॉन्ज अपना, ठीक है ना। चलो, water enters through minute pores ostia in the body cavity into a central cavity, body wall, in the body wall into a central cavity that is spongosil। तो central cavity क्या होगी? ये क्या होगी? स्पॉन्जोसील। और ये ऑस्क्यूलम, क्या नाम है उसका? ऑस्क्यूलम। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम। अब यहां से पानी बाहर कहां से निकलेगा? इस जगह से। ये जगह क्या है बोलो? ऑस्क्यूलम, बिल्कुल। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या क्या बोले? देखो, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, खाने को जमा, खाने के लिए जमा करना। अब देखो, इसका खाना वाटर में प्रेजेंट है, कोई एनिमल में, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से प्लांट वगैरह खा रहा है, वाटर में जो सारी चीज है वही खा सकता है ना। तो यहाँ से जो ये आया पानी, उसके थ्रू उसने खाने को अपने जमा कर लिया, फूड गैदरिंग कर लिया। उसके बाद में देखो, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी, यानी यहाँ से जो वाटर आया उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आई बात? क्योंकि देखो, ये क्या है, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट रहती है, समझे ना। सिर्फ बैक्टीरिया में कौन था बोलो? अपन ने पढ़े थे ना, हाँ, माइकोप्लाज्मा ऐसे है जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है। बाकी सबको अपन ने क्या देखे, ऑक्सीजन की नीड रहती है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन यानी फूड को तोड़कर एनर्जी बनाना, सिंपल। क्या बोले? रेस्पिरेशन यानी सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं बोलते, उसको ब्रीदिंग बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन यानी एक्चुअल में बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो वो क्या है? फूड को तोड़कर एनर्जी बनाना। चलो, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ऑक्सीजन लेकर ही जो वो बनाया ना, ऐसे समझ में अगर हम ऑक्सीजन ले रहा लेकिन उसको तोड़ रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फूड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को तोड़ने को रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो, मतलब ऑक्सीजन ही ले रहा है समझना। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन ही ले रहा है, तो इसी को तो अपन जनरली, इसीलिए तो फिर उसको अपन क्या करते हैं कॉमन लैंग्वेज में ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन मान लेते हैं, क्योंकि वही वजह बनती है ना रेस्पिरेशन की। देखो उसके बाद क्या बोला, साथ साथ देखो, इसने, इसके सेल ने जो खाना खा लिए उसका तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा ना। अपन ने पढ़े थे ना दो तरीके के, एक तो अनडाइजेस्टेड फूड, वो फीकल मैटर बनता है। दूसरा जो डाइजेस्टेड फूड है उसका जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको बोलते हैं अपन, है ना। तो एनिमल्स क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये पोरिफेर है, पानी में रहता है, तो हो सकता है ये अमोनिया बना ले। तीन जगह पढ़े थे ना, अमोनिया, यूरिया, अब देखो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा 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 करके अपन डिवाइस कर सकते हैं अगर करना चाहे, ठीक है ना। तो इसलिए एक तो ये एक ऐसा लेसन है, इसको सबसे पहले पढ़ो, लेकिन सबसे पहले पढ़ो तो यही सबसे भारी लगता है, और सबसे लास्ट में पढ़ो तो ये सबसे आसान लगता है। ऐसा लगता है कि पुरानी सारी चीजें रिवाइज करें और रिलेट भी कर पाते हैं अपन। अब देखो, अब उसने नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर दी है, तो तुमको मालूम है नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है, अगर पहले ही मैं ये लेकर आ जाऊँ तो नाइट्रोजन क्या है पहले तो ये बताता हूँ, बाद में नाइट्रोजनस वेस्ट देखेंगे अपन क्या। अब मालूम है ना कि जो भी खाना खाते, तो उस जो खाया हुआ खाना यानी फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एक वेस्ट निकलता, जो हमारे अंदर यूरिन के थ्रू निकलता है, तो इसमें अमोनिया हो सकता है। क्या है, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चल बस, इसी सिस्टम के जरिए अपना नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिलीज कर देगा साथ साथ। तो खाना भी इसे खा लिया, ऑक्सीजन भी इसी से ले लिया, और जो खाना खाकर जो वेस्ट बनाया था वो वेस्ट भी इसी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। चलो, देखो, क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। अब देखो, क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स करके इसमें, अब देखो एनसीईआरटी ने इसके बारे में ज्यादा डिटेल में दिया नहीं कि क्वेनोसाइट्स से कॉलर सेल्स क्या रहते करके, है ना। तो बस तुमको इतना याद रखना है, ये जो दिख रहे हैं ना इसकी, देखो ये जो दिख रहा है ना वॉल, तो यहाँ पर कुछ सेल्स रहते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील
स्पॉन्जोसील क्या है, ये कैविटी है ना, तो ये कैविटी को लाइन करना बोले तो इसको कवर करती है, यानी ये वॉल के अंदर क्वाइनोसाइट्स और अपने कॉलर सेल्स प्रेजेंट होंगे, साथ साथ यहाँ थोड़े बहुत ऑस्टिया भी है, ठीक है, ये खाली कैविटी ऑस्टिया होगी, समझे ना बात। चलो, लाइन द कॉलर सेल्स एंड द कैनाल, और कैनाल को भी क्या करते वो अपने लाइन करते बोलते हैं, कॉलर सेल्स को भी, स्पॉन्जोसेल को भी और कैनाल को भी। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा का मतलब सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, हाँ सेल के अंदर, यानी यहाँ पर देखो क्योंकि सारे के सारे अलग अलग सेल है ना, सब अलग अलग सेल है, बिल्कुल, तो सबको अपना अपना डाइजेशन चाहिए, है ना, ऐसा। तो यहाँ क्या करेंगे, खाने को पकड़ेगा, खाना अंदर ले लेंगे, अपना खाना खा लेगा, काम खत्म, समझे भाई। तो डाइजेशन इज, एक मिनट, वहाँ डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, क्यों इंट्रासेल्यूलर ही हो सकता है, एक्स्ट्रा सेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम बना हुआ नहीं, जब तक ये लोग साथ में काम नहीं करें तो खाना कैसे शेयर कर सकते, सब अपने अपने घर से डब्बा लाएंगे, सब अपना अपना खाएंगे। हाँ जब वो सिस्टम बना लेंगे, नहीं यार हम साथ है करके, तो फिर वो साथ में खाने का सोच सकते हैं कि भाई चलो एक ही जगह करते ना, एक हम सारा खाना एक जगह डाइजेस्ट एक जगह जमा करते, सब मिलके फिर के खा लेते, हम खत्म, ऐसा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो जिसको जिसको खाना मिल रहा है वो अपना अपना खाना लेकर खा रहा है, अपना अपना काम कर रहा है ना क्योंकि सारा जो सिस्टम है कैसा है, वो लूज सेल एग्रीगेट्स। तो देखो अब कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए, ये लाइन बच्चों को समझ में नहीं आता था, वो आइडेंटिटी कैसी है समझ में नहीं आती, क्योंकि डाइजेशन में भी बहुत घुमाया है। तो डाइजेशन में तो देखो सिंपल है वैसा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है इस पे, तुमको क्या फोकस करना है, पॉरीफेरा पे, देखो दो याद रखना, कॉलर सेल्स के बारे में और कैनाल सिस्टम। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन यही है इसके अंदर, सबसे ज्यादा पूछे गए स्पॉन्जिस पे जो क्वेश्चन है ना, ये कैनाल सिस्टम, इसके एग्जांपल भी तीन ही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके एग्जाम, या कॉलर सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं है, बस वो कॉलर सेल्स रहते इतने ही पूछ लेंगे तुमको कि किस में रहे, कौन से एनिमल इसमें जिसमें क्वाइनोसाइट्स, जैसे सी से बहुत सारी टर्म है ना, सीलेंट्रेट, टिनोफोरा, क्वाइनोसाइट्स, वो तो बहुत सारी टर्म्स है, निडेरियंस, तो ऐसा है वो, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉलर सेल, ये जो अपनी कॉलर रहती है, देखो ये कॉलर ऐसे याद रखो, कॉलर कहाँ रहती है, कॉलर जो रहती है वो एक ऐसा ऐसा गर्दन बना रही है ना अपनी, इसमें जो गर्दन रहती है ऐसी ऐसी गर्दन बना रही है, तो याद रखना ये गर्दन तुम सिर्फ इसमें देखने मिलेंगे तुमको, है ना, हाँ, तो ऐसी कटी हुई कॉलर इसमें देखने मिलेंगे तुमको, तो ये याद रख लेना, पॉरीफेरा ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स प्रेजेंट है। वो भी एक स्पॉन्जियोसाइल, स्पॉन्जोसील कैविटी को लाइन करते हो, हाँ, अब देखो इसके अलावा तो कोई जगह ही नहीं ना, उसकी बॉडी के अंदर रहेंगे, सिंपल ऐसा मान लेते उसके जिस्म में, ठीक है, ये तो उसकी कैविटी है। चलो समझे बात, तो कॉलर सेल्स के बारे में और वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में स्पेसिफिकली तुम एम्फेसाइज करें, वो हेल्प करते हैं ना वाटर अंदर लेने का, हाँ वो सारी फीचर छोड़ दो, उसका टेंशन नहीं लेना है अपने को, क्या करते हैं बस रहेंगे, रहेंगे इतना भी याद रख ली तो काफी है, बाहर नहीं आएगा एनिमल किंगडम में, तुमसे कभी डीप में जाकर पूछने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर पूछा ना तो पोरीफेरा पर ही पूरा एक चैप्टर बनता है, पोरीफेरा पर ही पूरा एक सबक बनता है, लेकिन उसको क्या करना है, मतलब उसको तो देखना है कि भाई उसने क्या करा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, तो तुम वो गैदर कर पाते हैं नहीं, उसके लिए देखना है सिंपल, तो अपन उतना याद रखो ना, समझे। चलो, digestion is intracellular, the body is transported by a skeleton made up of spicules or spongin fiber। हाँ देखो क्या बोला कि द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, अब इसकी बॉडी अपने पास हड्डियों का स्केलेटन है, इसकी बॉडी के पास में कौन सा स्केलेटन है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का, थोड़ा कांटे कांटे जैसा स्केलेटन है इसके पास, ऐसा कांटे कांटे जैसा स्केलेटन है, ठीक है, वो कौन से देखो अब देखो ये भी लाइन याद रखना है, एक तो क्या बोले अपने ऊपर की दो लाइन इंपॉर्टेंट वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में और कोएनोसाइट्स, अब तीसरा ये पॉइंट है ना कि बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, स्पिक्यूल से बनी हुई सासा स्पॉन्जिन फाइबर और स्पॉन्जिन फाइबर, यानी ऐसे याद रखो जो इसका जो स्केलेटन है, देखो अभी तक के 3 पॉइंट में से तुमने हेडिंग भी याद रख ली, यानी जब रिवीजन करेंगे तुम तो ऐसा याद रखना, साइड में लिख लेना कि स्पॉन्जेस के 3 पॉइंट करके, तो इसके ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करता है, यानी हर मर्तबा तुमने देख भी लिया ऐसा ऐसा, तो वो 3 पॉइंट तुमको चमकना चाहिए, पूरा पढ़ने के बजाय लास्ट टाइम पर तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जरूर पढ़ना, समझ में ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहला क्या बोला अपने, वाटर कैनाल सिस्टम है ना, ये दूसरा कॉलर सेल्स के बारे में, और तीसरा क्या बोले, स्केलेटन, स्केलेटन बोले ना उसका, हाँ,
स्पॉन्जिन फाइबर, स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन क्या क्या बने होता है बोलो? स्पीक्यूल, स्पॉन्जिन फाइबर और स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, है ना, स्पॉन्जिन फाइबर, फाइबर। ठीक है। चलो ये 3 पॉइंट अभी तक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। अब वो बॉटल जैसा प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ सेक्स सेपरेट, कहाँ फर्टिलाइजेशन करेंगे, कहाँ एक दूसरे के करीब में वहीं रहते हो जहाँ पड़े हुए रहते, समझ में है ना। एक और एक बॉडी को दो ऑर्गन, तो देखो देखो ये देखो, ऑर्गन प्रेजेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ फ्रैग, देखो ये एक ऐसे खास एनिमल है, एनिमल जैसे अपन है अपने हाथ के टुकड़े करके फेंक दिए तो अलग अलग इंसान उग जाएंगे क्या? ऐसा तो फिर तो एनिमल्स में कुछ भी कर सकते, खुद को डिवाइड करने के लिए बस चाकू लिए काटे पीटे, मेरे को मार रहेगा, एक काम करो मैं डिवाइड करके 2-3 बच्चे मेरे निकाल लेते, ऐसा हो जाता है ना काम वो। तो एनिमल्स में हाँ बस, हाँ झगड़े हुए तो कोई मार भी नहीं सकता, फिर 2-3 और बन जाएंगे वो। तो ऐसा बात है, तो ये नहीं रहेगा, ये जो एनिमल का फीचर इतना एडवांस रहता। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ना, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग बडिंग, एनिमल में धीरे धीरे कम होते चले जाते। एनिमल्स में सिर्फ एक ही सिस्टम डेवलप होता, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही प्रॉब्लम यानी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर कौन सा है रिप्रोडक्शन का तरीका, सिर्फ एक ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो, लेकिन ये इनिशियल है, मैंने बोला ना कि ये बहुत सारा प्लांट से लिंक करता है। तुम उसका वो देख लो कि जिस तरीके से दिखता हो ऐसा लगता है कोई अलगी है करके, है ना, क्या दिखता है, ऐसा लगता है कोई अलगी है अगर देखा जाए तो। अगर ग्रीन प्लांट में दिखा ग्रीन कलर में तो वो तो अलगी दिखती पूरी, ठीक है। उसके बाद में खास बात दूसरी क्या है इसमें फीचर, कि वो क्या बोलते हैं अपने, फ्रेगमेंटेशन भी इसमें प्रेजेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड फ्रेगमेंटेशन भी इसमें है, जो किस में रहती है स्पेसिफिकली, अलगी में, ब्रायोफाइट में, इसमें रहती। हायर प्लांट में भी इतनी ज्यादा नहीं रहती। जैसे अपन अगर मैंगो का झाड़ काट के टुकड़े टुकड़े कर दे तो नए मैंगो उग जाएंगे, नहीं, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉडिफाई हो गया ना। तो एडवांस चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, समझ पाए ना बात। और जो लोअर एनिमल्स है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, लोअर, उनके अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात करा, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उनकी जो सेक्सेस है, सेक्स ऑर्गन रहेंगे लेकिन सेपरेट नहीं रहेंगे। उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि भाई रिप्रोडक्शन करने के लिए जाएंगे इधर एक दूसरे के पास में, कुछ नहीं, वहीं पड़े। एक बॉडी पर दो जेनेटर होगा, बिल्कुल, यानी अगर, हाँ बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल भी उनका अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने के बाद में अपन क्या बोलते कि 2 एनिमल तो होना, हाँ भले एक ही एनिमल के पास में दोनों ऑर्गन है ना, चलो टेस्टिस भी इसके पास में, ओवरीज भी इसके पास में भी, टेस्टिस भी ओवरीज भी है, लेकिन एटलीस्ट क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस, ताकि कुछ मॉडिफिकेशन आए ना। अगर देखो एक ही एनिमल में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या मॉडिफिकेशन आने वाला है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन रही कि भाई यहाँ पर गैमेट्स पहुंच ही नहीं पा रहे, तो सेम सेल में भी हो सकता है, समझ पा रहे? मतलब इसमें सेम में नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हर्माफ्रोडाइट, क्या है ये हर्माफ्रोडाइट, सिर्फ एक ही जगह टर्म इस्तेमाल हुई एनसीईआरटी में, यहाँ पर, कहाँ पर, एनिमल किंगडम में स्पेसिफिकली, यहाँ पर स्पेसिफिक, है ना। तो एनिमल किंगडम में यूज हुई हर्माफ्रोडाइट टर्म। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट बोला उसने, यानी मेल फीमेल सेपरेट नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म में यही मेल है और यही फीमेल है, ठीक है। इसी को हर्माफ्रोडाइट कंडीशन बोलते हैं। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, क्या बोला, सेम इंडिविजुअल दोनों चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सीधी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो टेंशन ही नहीं है यार, उसमें तो कोई टाइप ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट के जरिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। हाँ वो तो मालूम है, असेक्सुअल में क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, बडिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें। पहले जो बोला तो उसने असिस्टेंट में वो बोला था स्पोर का, हाँ स्पोर, अब उन्हें फ्रेगमेंटेशन, हाँ देखो इसमें स्पोर जैसा कुछ नहीं आने वाला है, इसमें एनिमल किंगडम में पूरे देखो वो स्पोर फंगस तक के और प्लांट तक के महफूज। स्पोर आते ही नहीं। हाँ यहाँ पर स्पोर का टेंशन ही नहीं लेना है अपने को, कोई स्पोर देखने भी नहीं मिलेगा। हाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है फ्रेगमेंटेशन भी, लेकिन वो इससे आप देखो फ्रेगमेंटेशन सिर्फ इसमें, इसके आगे बहुत कम रहेगा, मिलेंगे नहीं फिर, है ना, इस तरीके से। यानी इनिशियल तुमको थोड़ा थोड़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, बाद में वो भी बंद हो जाएंगे, बाद में फिर सिर्फ यही चलेगा, सेक्सेस सेपरेट है या नहीं है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, डेवलपमेंट कहाँ होता है, किस तरीके से। देखो अभी क्या करा उसने, ज्यादा कोई बात नहीं करा, क्या बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि भाई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गन है, दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में, यही स्पर्म बना सकता है, यही ओवम बना सकता है, सिंपल बात है। और दूसरी बात करें कि फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। अब फर्टिलाइजेशन देखो क्या बोला उसने फर्टिलाइजेशन के बारे में, formation of gametes. Fertilization is internal and development is direct, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. अब जो fertilization है बोलता
फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना। जैसे कुछ एनिमल्स में इंटरनल रहता है, कुछ में एक्सटर्नल। जैसे ह्यूमंस में क्या है, इंटरनल है, फ्रॉग में एक्सटर्नल है ना। मेल अपने अपने जो गैमेट्स है वो बाहर रिलीज करेगा, फीमेल्स भी बाहर, फिर बाहर फर्टिलाइजेशन। जैसे ब्रायोफाइट में अपन ने देखे जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। एक तो ओगोनियम के अंदर जाएगा तो उसको बोलेंगे इंटरनल, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर वो क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन दोनों भी अगर पानी में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वो, एक्सटर्नल। दोनों के अंदर ही अंदर। हाँ बिल्कुल, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। चलो, तो अपन यहाँ पर इसी की बात करें तो फ्रॉग सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तुम कभी भी उसकी वीडियो देख सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझना है तो फ्रॉग एग्जांपल अच्छा है। फिशेस भी इसी तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। कौन, फिशेस। थोड़ी बहुत फिशेस करती नहीं करती वो देखेंगे अपन आगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या बोल दिया अपन ने, इसमें स्पेसिफिकली कैसा है, इंटरनल है। कैसा है बोलो, इंटरनल है। क्यों इंटरनल है, ये बोलो सेल ही ना सिर्फ और सिर्फ। अब देखो हर चीज के ऊपर एक वजह ढूंढ लेंगे ना तो समझना आसान रहेगा। जैसे डाइजेशन की तुमको वजह मालूम है कि भाई एक्सटर्नल हो ही नहीं सकता, इंट्रा सेल्यूलर ही होना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सेल कोई खाली कैविटी के बीच में करेंगे डाइजेशन तो फिर हर सेल को अपनी एंजाइम, अब हर सेल एंजाइम सीक्रेट कर रहा है तो इसका मतलब सब मिलकर काम कर रहे हैं ना। फिर वो हर हाँ, फिर तो थोड़ा एक सिस्टम बनने की कोशिश हो रहा है ना। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है तो वहां सिस्टम का वजूद ही नहीं। हर इंसान अगर अपने बारे में सोचने चालू कर दे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है कि जहाँ पर सिर्फ इंसान अपने बारे में सोच रहा है, वो तो इंडिविजुअल कहलाएगा ना। फिर वो सिस्टम में क्या रहता है, लोग एक दूसरे के बारे में सोचकर पूरा एक बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो इसीलिए अपन ने डाइजेशन को समझ लिए, तो अब उसको रखने की जरूरत नहीं है अपने को कि भाई वो इंट्रासेल ही रहता करके, है ना। इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है ये देखो, फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है बोलता, हाँ इंटरनल है ना। इसका मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर जाने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। देखो ये अपने गैमेट्स बाहर रिलीज नहीं करने वाला है इसे, ये अपने गैमेट्स बाहर रिलीज नहीं करने वाले। इसकी बॉडी के अंदर अगर कोई गैमेट आया तो फिर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों ही बाहर रिलीज करेंगे कि नहीं रिलीज करेंगे, वो कुछ कुछ में रहेगा अपने को। तो देखो तुमने क्या करना एटलीस्ट, अब जैसे ये है फर्टिलाइजेशन का जो है ना, जहां जहां भी एनसीईआरटी ने दिया है तो तुमने एक बुक लेना, उसमें फर्टिलाइजेशन हेडिंग डाल देना है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टर्म है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हेडिंग डाल दिए। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो ना, एक बॉडी इधर एक बॉडी देखो फर्टिलाइजेशन क्रॉस हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता, वो टेंशन नहीं, क्योंकि दोनों ऑर्गन दोनों के पास में है ना, तो अपने को उसका टेंशन भी लेना है। बात क्या पूछने वाला है, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल हो। फर्टिलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन की एक बुक में हेडिंग डालना, यहाँ पॉलीफेरा लिखे, उसमें एक्सटर्नल या इंटरनल ऐसा लिख दिए, ई इंटरनल का आई और एक्सटर्नल का ई। तो यहाँ पर क्या है बोलो, इंटरनल, तो ई लिखे और छोड़ दिए। समझे ना बात, अगर एक्सटर्नल होता तो ई लिखते और छोड़ दिए, आई लिखते और छोड़ देते। समझ में आ रही, तो ये दो तुमने यूज करना। अब जैसे पॉलीफेरा होने के बाद फिर अपन सीलेंट डेटा पे जाएंगे, टीनोफोरा पे जाएंगे, तो सब में ये फॉलो करना। तो फिर क्या होगा, एक बाहर निकल कर आएगा तुम्हारा डाटा, जिसमें भी एनसीईआरटी दी थी। अब देखो कुछ कुछ जगह दी, अब ऐसा नहीं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बात कर ली तो हर फाइलम में वो कंपलसरीली करेगा, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जिनमें जिनमें किया तो ये रखने वाली चीज है। तो तुम्हारे एग्जाम जैसे आपने निकाले ना, सीलोम का सबसे बाहर निकाल लिए, सेगमेंटेशन अलग करके देख लिए, तो ये तरीका है एनिमल जीनोम को पढ़ने का। तो कुछ स्पेसिफिक फीचर है जो स्पेसिफिक है, सिर्फ 3 पॉइंट, कैनाल सिस्टम है ना, कॉलर सेल्स और उसका जो स्केलेटन है वो, ये स्पेसिफिक है सिर्फ स्पॉन्ज के लिए, बाकी कहीं नहीं आने वाले। तो उसको यही याद करके छोड़ दो। उसके बाद के जैसे ये जो डिवीजन वाले कि भाई फर्टिलाइजेशन इसमें भी पढ़ने वाले हैं तुम, सेम इसके बाद में भी, उसके बाद में भी, उसके बाद में भी, हर जगह पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है तुमने मालूम कर लिए, दो ही तरीके का हो सकता है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो देख लो इसमें क्या है, उसके बाद सिलेंडर हेडिंग डालो, उसमें लिख लो इंटरनल एक्सटर्नल, ऐसा डिवाइड करते चले गए, तुमको बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास लास्ट में गैदर हो जाएंगी। फिर याद करना आसान रहेगा, समझना आसान रहेगा। भाई पहले दूसरे में कुछ ट्रिक भी बन सकती है, यहाँ पर इंटरनल बोला फिर एक्सटर्नल फिर इंटरनल, तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। समझे बात, चल आया समझ में। तो सेक्स हर्माफ्रोडाइट तो याद रख जाता, उसे तुम याद ही रख सकते कि दोनों के दोनों इसमें ये करके। और फर्टिलाइजेशन कैसा बोल दिया इसने, इंटरनल बोला, क्या बोला, इंटरनल। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो, साइकॉन है, स्काइफा है, स्पॉन्जिला है। देखो स्पॉन्जिला क्यों बोल रहे थे अपन के सारे के सारे मरीन में नहीं रहते करके, सारे के सारे मरीन में नहीं रहते, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते। देखो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम है स्पॉन्जिला, क्या नाम है उसका, स्पॉन्जिला। और जो बाथ स्पॉन्ज है, यानी जो मरीन समंदर में रहती है, बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज ऐसा नहीं कि नहाने के पानी में रहती करके,
मैंने जब पढ़ा था पहली मरतबा मेरे को ऐसा लगा था यार बहुत गंदी रहती है एकदम खेतली घातली, नहाने के पानी में प्रेजेंट रहती है जो पानी निकलता है वॉशरूम का वेस्ट, इस तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट बिना के मैंने याद कर लिया था दिमाग के अंदर। लेकिन एक्चुअल में कैसा रहता है वो जो घसनी रहती है ना अपनी आंख घसने की, तो उसके जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, बाथ स्पॉन्ज। मैंने बोला एक तो फ्रेश वाटर की ताजे पानी की अपनी है ना, ताजे पानी की फ्रेश वाटर की स्पॉन्ज है वो साफ सुथरी रहती है, और एक क्या रहती है गंदे पानी की होंगी उसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, एक तो अपने समय इसमें जो नदी का पानी रहता है तालाब का पानी रहता है साफ पानी में रहेंगे उसको अपन स्पॉन्जिला बोलेंगे, लेकिन एक जो समंदर के पानी में रहती है, अब समंदर का पानी गंदा वंदा नहीं रहता, खारा रहता है लेकिन गंदा रहता है क्या, नहीं रहता, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे यू स्पॉन्जिया, क्या बोलेंगे उसको, यू स्पॉन्जिया। और बाथ स्पॉन्ज का मतलब वो घसने के शेप की रहती है, ठीक है। और एक है साइकॉन और स्काइफा, उसको रोटेंगे नहीं, उसको रखना है सिर्फ। हाँ स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है।